I think this class will be the last class of chemical kinetics, right? तो लास्ट में क्या बचा था? एक तो मैंने बात की थी कल, किस चीज़ की बात की थी? एक टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करनी थी, है ना? ठीक है। दूसरा क्या है, इसमें एक और बचा हुआ है आपका आर्हेनियस इक्वेशन। बस बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, वो आज की क्लास में फिनिश हो जाएगा। आर्हेनियस इक्वेशन, अच्छा ठीक। टेम्परेचर कोफिशिएंट पे बात करनी है, अल्फा। ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा इसका मतलब का है नहीं एक्चुअली में, लेकिन फिर भी कभी अगर कहीं पूछ लिया जाए तो आप कहोगे मुझे बताया नहीं। इट इज़ द रेशियो ऑफ रेट आफ्टर इंक्रीजिंग द 10 डिग्री सेल्सियस टू द इनिशियल रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अगर आपने सपोज कर लीजिए कोई रिएक्शन है, इस रिएक्शन का मान लीजिए कोई रिएक्शन है R इक्वल टू P, इसका रिएक्शन का रेट जो पहले क्या था, R क्या था वो, इसके बाद में इसका टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया कितना, T, टेम्परेचर T इज इंक्रीज कर दिया कितना, 10 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद में रेट कितना हो गया, मतलब R डैश, ठीक है। इसका और इन दोनों का क्या कह रहा है, रेशियो है, ये यही तो लिखा है। इट इज रेशियो ऑफ रेट आफ्टर इंक्रीजिंग, कौन दे दो, हाँ हाँ दे दो। टीसी अगर चाह रही हो तो टीसी भी दे सकते हो, ठीक। 10 डिग्री सेल्सियस टू इनिशियल रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, राइट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यही चीज लिखी है, यही मैंने बताया है। फिर कहता R इक्वल टू RT प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, वो चीज यहाँ पर इन्होंने लिख दी अपॉन RT। ये जनरली ट्वाइस होती है, जो पहले का है वो कितनी हो जाएगी, जनरली ट्वाइस। तो ये चीज है, इसमें कुछ नहीं है, कोई खास चीज नहीं है। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है। फिक्स नहीं हो गई, अब 2 3 क्या कम है, 2 जनरली ट्वाइस होगा, अबाउट 2 ट्वाइस, कोई कंफर्म नहीं है उसके लिए, लेकिन एक वो मान लिया कि हाँ ये ट्वाइस होगा, ठीक है। समझ गए भाई, बोलो। एक क्वेश्चन है इसमें, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ रिएक्शन इज टू हाउ मैनी टाइम्स the rate becomes when temperature is increased from 30 degree to 80 degree। जो टेम्परेचर कोफिशिएंट वो कितना है, वो 2 है। 2 का मतलब हर एक 10 डिग्री सेल्सियस में कितना बढ़ जा रहा है, डबल हो जा रहा है। अब अगर मान लीजिए हमारा जो था ये R30 पे है, R30 डिग्री पे टेम्परेचर जो भी था वो R जो भी था, इसको दूसरे टाइप से लिखते हैं, एट
30 डिग्री, 30 डिग्री पर जो रेट था वो सपोज कर लीजिए कितना था, इक्वल टू आर था। बोलो, अब हमने इसका टेम्परेचर कहता है इंक्रीज फ्रॉम 30 टू 80, अब हमने क्या कर दिया, 40 डिग्री कर दिया। तो एट 40 डिग्री पे कितना हो जाएगा, ये 2R हो जाएगा। और एट 50 डिग्री पे कितना हो जाएगा, 4R हो जाएगा। एट 60 डिग्री पे कितना हो जाएगा, 8R। और एट 70 डिग्री, एट 70 डिग्री कितना हो जाएगा, 16R। और एट 80 डिग्री पे कितना हो जाएगा, 32R। इस टाइप का एक क्वेश्चन एक बार पहले भी मैं एग्जाम्पल जब मैंने पढ़ाया था तो मैं करा चुका हूँ कि मोस्टली 10 डिग्री बढ़ जाता है। तो ये कहता है कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज, कहता है हाउ मेनी टाइम्स द रेट बिकम्स व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 80 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, 32 टाइम्स आ जाएगा। दैट इज द आंसर। कैसे आपने फाइंड आउट किया है वो आपका फाइंड आउट करने का तरीका है। यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट की जगह पे रिएक्शन का 2 हो सकता है, 1.9 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी दे सकते हैं। दैट इज डिपेंड अपॉन द एग्जामिनर। ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग आप कर लेंगे। बोलो बोलो भाई, इतनी चीज क्लियर है? ठीक, एनी अदर प्रॉब्लम? यहाँ तक क्लियर है। और इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली नीट या जेई वगैरह में आते हैं, वही आपका बोर्ड में भी आ सकते हैं, बोर्ड में भी कई बार आ जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन एमसीक्यू में आएगा। तो कुछ भी हो सकता है, 3 हो जाएगा तो 3 टाइम्स हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप कहो कि यहाँ 2 की जगह 3 है तो 3 टाइम्स हो जाएगा। 10 डिग्री आपने इंक्रीज किया तो वहां पर क्या आ जाएगा, 3R आ जाएगा। अगर मान लीजिए 2.5 है तो वहां पे कितना आ जाएगा, 2.5R आ जाएगा। समझ गए नहीं? ये तो डिपेंड करता है उस पर। ठीक है, मुझे लगता है समझ गए होंगे। आर्हेनियस इक्वेशन की बात करते हैं। आर्हेनियस इक्वेशन है क्या एक्चुअली में? Arrhenius equation actually basically that is the mathematical expressions, और ये एक्चुअली में ये बताती है अगर टेम्परेचर में चेंज किया जाए, कोई केमिकल रिएक्शन है तो उसमें किसी में टेम्परेचर डिफरेंट हो, टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो क्या उसके जो रेट कांस्टेंट है उस पर क्या अंतर पड़ेगा, यही चीज लिखी गई। आर्हेनियस इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन एक्सप्रेशन दैट शोज हाउ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंज विद द टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कैसे केमिकल रिएक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, रेट कांस्टेंट के इंक्रीज्ड ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड हेंस रेट इंक्रीज्ड। अगर रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो जाता है कब, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें एंड हेंस रेट इंक्रीज, और रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो भाई आर्हेनियस क्या है इसमें देखो, एक तो ये हो गया K इक्वल टू A0 पावर माइनस EA अपॉन RT। अब EA क्या है, यहाँ पर AE आर्हेनियस प्री एक्सपेंशियल फैक्टर्स हो गया, फ्रीक्वेंसी फैक्टर्स हो गया। ये जो यहाँ पर है ये क्या हो गया, ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गई। R क्या है, ये गैस कांस्टेंट R इक्वल टू, ये R की वैल्यू होती है, और T इक्वल टू टेम्परेचर। ये चीजें आपकी यहाँ पे हो गई। अब कहता है नंबर दूसरी चीज, ये काम कैसे करता है। हाँ
ए नॉट लिख रहा है नीचे, ए ई लिख रहा है, तो ए नॉट होगा, तो फॉर्मूला लिखना है। अच्छा, आरईएनएस फ्री एक्सपेंशंस, इसको यहाँ पे चीज नहीं आनी चाहिए, नीड नहीं है। ए नॉट तो आपको पता है, ए नॉट क्या है पता है, टी टेम्परेचर हो गया। अब ये काम कैसे करता है देखो, यहाँ पर यहाँ ये चीज समझने की जरूरत है, यहाँ पर इसको समझने की नीड है। कैसे काम करता है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज्ड, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मोर रिएक्टेंट्स हैव एनफ एनर्जी टू ओवरकम द एक्टिवेशन एनर्जी। अगर हम किसी का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कैसी हो जाएगी, लो हो जाएगी, कम हो जाएगी। नंबर एक चीज। दूसरा, दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है कि मोर कोलाइजन रिजल्ट्स, मोर कोलाइजन होगा, ज्यादा कोलाइजन होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे या एटम्स होंगे दे विल मूव फास्ट। अब व्हेन दे वर मूव फास्ट तो देन क्या क्या होगा, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ कोलाइजन विल बी इंक्रीज। कोलाइजन की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर। नंबर एक चीज। तो इन सक्सेसफुल रिएक्शंस इंक्रीजिंग द रेट कांस्टेंट के और रेट कांस्टेंट के ऑन टेकिंग नेचुरल लॉग ऑफ के, किसका नेचुरल लॉग ले लेंगे, ये जो हमने ऊपर रिएक्शन लिखी है ये आरईएनएस इक्वेशन, इसका हम नेचुरल लॉग ले लेंगे। तो ये बेटा क्या लिखा, एल एन लिखा, आई एन नहीं है, ये एल एन है, स्मॉल एन एल बना हुआ है। नेचुरल लॉग के इक्वल टू ये हमने ले लिया। तो क्या कर लिया आप देखो, नेचुरल लॉग ले लिया हमने, कोई दिक्कत है यहां तक, बोलो। अब नेचुरल लॉग के लिए मैंने कल बताया था, अगर हम 2.303 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाता है, लॉग बेस 10 में चेंज हो जाता है। तो वही यहाँ पे हो गया, लॉग के इक्वल टू लॉग ए और माइनस क्या हो गया, ई ए अपॉन 2.303 RT हो गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, मुझे लगता है नहीं होगी, राइट। ठीक है, इस क्लास में इसको खत्म करना है। अभी इसके अलावा और भी है, एक्टिवेशन एनर्जी है, कैटालिस्ट का इफेक्ट है। ठीक है, देखो अब दूसरा करता है इन टू डिफरेंट कंडीशंस। अब डिफरेंट, क्योंकि हमने बताया था कि आरईएनएस, क्या बताया उसने, किसके लिए बताया था उसने, कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो दो हमने सिचुएशंस ले गई। नंबर एक कंडीशन क्या ले ली, एट टेम्परेचर T, तो T टेम्परेचर में T T1 ले लिया और K K1 ले लिया। तो यहाँ पर नेचुरल लॉग K1, ये चीज ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई। कोई प्रॉब्लम है नहीं है, बोलो हाँ ना, अरे इतनी चीज आई समझ में। दूसरी कंडीशन में क्या किया कि हमने टेम्परेचर T इक्वल टू T2 ले लिया और K की वैल्यू K2 हो गई। तो इक्वेशन क्या बन गई, नेचुरल लॉग K2 इक्वल टू नेचुरल लॉग A माइनस EA अपॉन RT2। ये भी ठीक है, ये इक्वेशन 2 होगी। अब क्या करें, इक्वेशन 2 को 2 में से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट कर दें। आप कहोगे सर इक्वेशन 2 ही हमने क्यों ली, इक्वेशन 2 हमने इसलिए ली क्योंकि चेंज किया, टेम्परेचर हमने क्या किया, चेंज किया। तो आप क्या करोगे, फाइनल वाले में से इनिशियल आप सब्सट्रैक्ट करोगे। तो फाइनल वाला कौन है, ये 2 वाला। तो यहां से हमने क्या किया, देखो ये K1
ये K1 हो गया, ये K2 हो गया, तो K2 माइनस K1 हो गया, यहाँ तक ठीक है। माइनस ये इक्वल टू क्या है, EA अपान RT1। अच्छा, कोई किसी से घटा सकते हो, कोई इसमें ऐसा नहीं है। फ्रॉम यहाँ पे कर लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 कर लो, यहाँ पे ये वो मत करो, फ्रॉम कर लो, ठीक है। ये फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखो ये अपान RT1 हो गया, दूसरे के ये अपान RT2 हो गया। इन दोनों को हमने RT1, ये दोनों को हमने क्या कर लिया, इसको कैसे लिख लेंगे, ये अपान RT1 माइनस ये अपान RT2। सुनो, अब इसमें ये दोनों में कॉमन है, तो क्या करोगे आप, ये अपान R दोनों में है, इसको कॉमन लो लोग। इधर क्या बचा, 1 अपान T1 माइनस 1 अपान T2, यही तो आया। वही सेम चीज यहां लिखी है, ठीक है। तो log 10 इक्वल टू कितना हो गया, K2 अपान K1। log लेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो भाई। ये log ले लिया, समझ में आया, इसको फिर बताना पड़ेगा क्या, माइनस में है तो अपान में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो ये चीज आपकी आ गई, ये फाइनल फार्मूला हो गया आपका। ये मुझे लगता है समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। इससे आपके न्यूमेरिकल्स कई आते हैं बोर्ड में, और 3 मार्क्स का आता है। तो क्या स्टार्ट करना है, एक्टिवेशन एनर्जी स्टार्ट करनी है। इसमें मैंने बताया था कि इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द केमिकल रिएक्शन टू अकर। कोई भी केमिकल रिएक्शन होने के लिए जितनी कम से कम एनर्जी की जरूरत होती है उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। और यही एनर्जी, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। किस नाम से, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अच्छा, इस वजह से ये था, इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रीच थ्रेशोल्ड, ऐसे भी एक डिफिनेशन है। थ्रेशोल्ड क्या होती, मस्ट बी क्रॉस्ड फॉर द लिमिट, जो लिमिट जिसपे कोई रिएक्शन है, मान लीजिए ये रिएक्शन होने के लिए इतनी एनर्जी जरूरी है, तो इसकी जहां पर ये एनर्जी जो जरूरत है वो एनर्जी पूरी मिलनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसको क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी, इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसके थ्रू देखो हमने दिखाया, ये एनर्जी का हो गया एक आपका फ्लो, दूसरा क्या हो गया, प्रोसेस ऑफ रिएक्शन। एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट यहाँ से जाकर के जब इसको एनर्जी मिली तो यहाँ थ्रेशोल्ड एनर्जी मिल गई है, ठीक है। कितनी, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की कितना है, क्या कहेंगे इसको, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहेंगे। अब ये एनर्जी जब मिली तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट यहाँ पर आपको फाइंड आउट हुआ जाकर के, ठीक। तो यहाँ ये जो इतनी कह रहा है, जहां से रिएक्टेंट है, इसको बात को समझने की कोशिश करना है। यहाँ पर ये लास्ट 11th में आपने समझा होगा, भूल गए होगे तो फिर ध्यान रख लो। ये जो एनर्जी, अभी रिएक्टेंट तो ये था, इसकी एनर्जी ऑलरेडी ये थी यहाँ पर, लेकिन प्रोडक्ट हमें और नीचे फिर मिला जाकर के प्रोडक्ट। तो जो एनर्जी यहाँ इसकी थी, किसकी थी, रिएक्टेंट की, और इन प्रोडक्ट की, दोनों की एनर्जी का डिफरेंस क्या कहलाता है, डेल्टा H कहलाता है। दैट इज नेगेटिव होती है, इसकी वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है। ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और है, कहीं आपके माइंड में हो कि सर ये एक्टिवेशन एनर्जी काम कैसे करती है। अब कैसे काम करती है, रिएक्टेंट्स अप्रोच द एनर्जी बैरियर।
एनर्जी बैरियर कह लो या एक्टिवेशन एनर्जी कर लो, उसको अप्रोच करता है, वहां तक वो पहुंचता है। पहुंचने के बाद क्या हुआ, इफ दे हैव एनफ एनर्जी, अगर इनको प्रॉपर एनर्जी मिल गई उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए, तो क्या होगा, दे ओवरकम द बैरियर एंड ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनेगा। अगर वो इफ दे डू नॉट हैव द एनफ एनर्जी, दे बाउंस बैक एंड द रिएक्शन डज नॉट अकर। अगर प्रॉपर एनर्जी नहीं मिली तो ये क्या होगा, ये रिएक्टेंट बाउंस बैक हो जाएगा और क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, कर ही लेते हैं इसको, वैसे तो पीरियड ओवर हो गया। फैक्टर्स, अब कुछ फैक्टर्स हैं अफेक्ट एक्टिवेशन एनर्जी। कौन कौन से फैक्टर हैं, नंबर एक तो टेम्परेचर। अगर भैया मेरे टेम्परेचर आप इंक्रीज कर दोगे रिएक्टेंट का, तो ऑलरेडी ये टेम्परेचर यहाँ पे है, तो ऑलरेडी यहाँ पहुंच गया, बोलो, तो इसको कम जरूरत पड़ेगी नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी की कम जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। तो वही चीज यहाँ पे कहा गया है, नंबर वन टेम्परेचर, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर प्रोवाइड्स मोर एनर्जी फॉर रिएक्टेंट्स टू ओवरकम द बैरियर। लो चलो, अब ये कह रहा है कि साहब 7th पीरियड में ही करना आप। तो कहानी कहाँ पे अटकी हुई थी भाई, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी की थी बात, इसको हमने कुछ बता दिया था, इसको फिर से हम बात कर लेते हैं, थोड़ा गड़बड़ हो गया था। एक्टिवेशन एनर्जी आपको समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू केमिकल रिएक्शन टू अकर। किसी भी केमिकल रिएक्शन होने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, और इसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी की अगर डिफिनेशन कहें तो द मिनिमम एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू ओवरकम द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट, या वी कैन से कि टू स्टार्ट द रिएक्शन, उसको क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए वही यहाँ लिखा है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रीच थ्रेशोल्ड एनर्जी दैट मस्ट बी क्रॉस्ड फॉर द रिएक्शन टू स्टार्ट इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। इसमें अब मैंने डायग्राम के थ्रू आपको ये एक बताने की कोशिश की है, क्या कोशिश की है इसमें जरा देख लीजिएगा थोड़ा सा, बस बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी एनर्जी शो कर रहा है और इधर साइड में रिएक्शन शो कर रहा है। सपोज कर लीजिए अगर किसी रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ पर थी, राइट, और उसको रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए, जो एक्टिवेट होने के लिए इतनी एनर्जी की ज़रूरत है ना, तो इसको क्या उतनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। वो एनर्जी अगर मिल गई उसको तो वो रिएक्शन होगी, अगर नहीं मिली तो रिएक्शन नहीं होगी, वो वहां तक जाएंगे। इसको आपने एनर्जी क्या, सपोज कर लीजिए यहाँ तक एनर्जी इतनी दी, ठीक है, कम कर दी, तो क्या रिएक्शन होगा, नहीं होगी, क्योंकि फिर क्या होगा कि अगेन ये जो रिएक्टेंट है ना ये बाउंस बैक हो जाएंगे और रिएक्शन नहीं होगी। तो ये रिएक्शन होने के लिए, ठीक है, ये एक्टिवेशन, प्रोडक्ट देखो रिएक्टेंट यहाँ, प्रोडक्ट यहाँ बना जा करके, तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ पर ज्यादा दिखा रहा है, राइट। अब जो डिफरेंस होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की एनर्जी का, इसे कहते हैं डेल्टा एच, और ये क्या होता है, माइनस वी, निगेटिव में रहता है, ठीक है। ये चीज हो गई भाई, समझ गए, राइट। फिर मैंने कहा हाउ डज एक्टिवेशन एनर्जी वर्क्स, ये वर्क कैसे करती है। तो वर्क के बारे में आपने देख लिया कि किस टाइप से वर्क करती है ये। तो रिएक्टेंट अप्रोच द एनर्जी बैरियर्स, एक्टिवेशन एनर्जी जो बैरियर्स होता है यहाँ तक का, वहाँ तक उसको ये क्रॉस करना है,
ठीक है। फिर मैंने कहा था अगर उनको प्रॉपर एनर्जी मिल गई तो रिएक्शन होगी, अदरवाइज वो रिएक्टेंट बाउंस बैक नीचे आ जाएंगे और रिएक्शन नहीं होगी। फिर नेक्स्ट हमने क्या कहा था, वो चीजें तीनों ये यहाँ पे वही पॉइंट्स हो गए, क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट में बात करने जा रहा था फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एक्टिवेशन एनर्जी। नंबर एक तो टेम्परेचर। टेम्परेचर, अगर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर प्रोवाइड्स मोर एनर्जी फॉर रिएक्टेंट्स टू द ओवरकम द बैरियर, ठीक है ना। दूसरा क्या है, कैटालिस्ट भी इसको करता है। कैटालिस्ट क्या करता है, सब्सटेंस दैट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या करता है, ये और कोई काम नहीं करता है, एक्टिवेशन जो एनर्जी है, मान लीजिए ये पॉइंट है, एक्टिवेशन एनर्जी को ये कम कर देता है। क्या कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है, मेकिंग द रिएक्शन इजियर टू अकर, और जिससे कि रिएक्शंस बहुत इजियर हो जाती है। दूसरे क्या है, कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन क्या है, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा आपका, क्या होगा, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है, भीड़ भाड़ ज्यादा है, तो आप ज्यादा अगर दौड़ रहे हो वैसे ही आंखों में पट्टी बांध करके, एक ही आदमी यहाँ दौड़ रहा है रूम में, कोई बात नहीं, दो आदमी दौड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, कभी कभार हो जाएगी। लेकिन जहां पर 5, 6, 7, 8, 10, 12 लोग दौड़ रहे हैं, यहाँ पर आंखों में पट्टी बंधी हुई है, तो क्या होगा, उनमें कोलाइजन होगा, ठीक है ना। तो अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा, कोलाइजन ज्यादा बढ़ जाएगा, पॉसिबिलिटी ऑफ कोलाइजन इंक्रीज हो जाएगी। तो वही कहता है कि हायर कंसंट्रेशन कैन इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ रिएक्टेंट्स कोलाइडिंग एंड ओवरकमिंग द बैरियर्स, ठीक है, राइट। अब एक और टॉपिक है यहाँ पर, तो ये समझ में आ गया आपको एक्टिवेशन एनर्जी। एक और है आपका फैक्टर्स, मतलब इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन रिएक्शन रेट। ये शायद पहले भी मैंने पढ़ाया है, रिएक्शन रेट पर कैटालिस्ट का क्या अंतर पड़ता है, ये आप यहाँ भी पढ़ लिए हो। यहाँ भी लगभग वही चीजें हैं, कैटालिस्ट इंक्रीज द रिएक्शन रेट वाई डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। ये चीज हमने यहाँ भी लिखी है ना। ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है कैटालिस्ट, क्यों, क्योंकि ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। व्हाट इट डज नॉट चेंज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। लेकिन ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो एनर्जी है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करता है। बात समझ गए, क्लियर। कैटालिस्ट का क्या फंक्शन हो गया, ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस क्या हैं, पढ़ने का मतलब क्या है, सीधे सीधे नहीं पढ़ना है, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको यहाँ बैठा लेना है, और इनसे ही क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से पूछ के कैसे क्या पूछ ले, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेल्टा एच है इसमें चेंज नहीं हो सकता, माइनस ईपी माइनस ई आर में कोई चेंजिंग नहीं हो सकता है, वो ये था, ये जो मैंने बताया था, राइट। यहाँ पे जो बताया था डेल्टा एच इक्वल टू नेगेटिव, समझ रहे हैं नहीं, वही चीज यहाँ पर क्लियर की गई है, वही कहा गया है। ईपी क्या है, ये इंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट, ई आर क्या है, इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। इट डज नॉट चेंज इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। और जो डेल्टा एच है ये क्या है, दैट इज द इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन की इंथैल्पी है, राइट, समझ गए, ठीक है। अब इसमें एक क्या है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको और कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंक्रीजेस फ्रॉम 2 into 10 की पावर -2। ये तो मैंने क्वेश्चन शायद करा दिया है आपको। व्हेन द टेम्परेचर चेंज फ्रॉम 30 K to 310 K, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन।
ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है, इसका मतलब कौन सा फार्मूला फाइंड कर लगाना है। अच्छा, आप क्या करते हो न्यूमेरिकल्स में, क्या कर लेते हो, whenever there are the problem of numerical types, then you forget about the which formula which must be applied, what things are given here, और कौन सी चीजें दी गई हैं, हमें कौन सी चीज वहां अप्लाई करनी है, कौन सी चीज नहीं अप्लाई करनी है। तो वो क्या होता है उसमें रियलिटी में है क्या कि आपका जो क्वेश्चन को प्रॉपर ना समझना, क्वेश्चन को किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यू मस्ट लर्न टू रीड द क्वेश्चंस। रीड द क्वेश्चंस का मतलब ये कहने का है हमारा, रीड तो सभी कर लेंगे, लेकिन रीड क्वेश्चन का मतलब ये है कि उसमें कहे क्या रहा है, क्या पूछ रहा है। गया।